हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में रिवीजन पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 7वीं में जो गणित के सूत्र, गुणधर्म और परिभाषाएं हैं वो दोबारा हम पुनरावर्तन में पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कक्षा 7वीं के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सूत्र, गुणधर्म कक्षा 8वीं के गणित में भी उपयोगी होते हैं। यदि हम इनको छोड़ देंगे तो कक्षा 8वीं का गणित का संबंध 7वीं से बैठ नहीं पाएगा और 8वीं का गणित हमें कठिन लगने लगेगा। इसलिए जो चीज़ पढ़कर आए हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पार्ट 2 का हम शुरुआत का भाग लिए हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब तक हम 14 पॉइंट सूत्र के पढ़ चुके हैं। ये 15वां पॉइंट है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। यह जो है कक्षा 7वीं के बुक में अधिक जानकारी वाले हिस्से में दिया गया था, तो मुझे लगता है ये कुछ बच्चों ने किया होगा या कुछ ने ओमिट कर दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि आने वाली क्लास में कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए यह भाग बहुत ही उपयोगी है। तो हेडिंग क्या है हमारा? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें 4 सवाल लिए गए हैं। पहला, 9801 का वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि से? भाग विधि से। तुमने कक्षा 7वीं में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, उससे सवाल भी किया है, लेकिन भाग विधि से बहुत कम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। इसलिए अब ये जो सवाल दिए जा रहे हैं इसके आधार पर समझ के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। दूसरा है 141.61 का वर्गमूल ज्ञात करना। तीसरा 137 का वर्गमूल ज्ञात करना। और चौथा हमारा है 19,321 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसमें से 3 सवाल यहाँ बताए जा रहे हैं। चौथा सवाल जो है आपका ये होमवर्क में है, तो 3 आप लोगों को समझ लेना है कैसे करना है। तो जब यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि 9801 का वर्गमूल ज्ञात करो, खाली स्थान दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसके भाग के लिए ये हमें भाज्य में लेना है 9801 और उसका भाजक हम ढूंढेंगे वर्ग वाली पहाड़ा से। हमने वर्ग वाली पहाड़ा पढ़ी है, 1 1 कम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नौ 81। ऐसे वर्ग वाली पहाड़ा का उपयोग करके हम इन सब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। ये एक बात याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि जब भी हम भाज्य को लिख लें तो उनके अंकों का जोड़ी में समूह बनाएं। पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी, कितने जोड़ी बनते हैं वो समूह बनाना है। और वो भी कहाँ से बनाना है? दाईं ओर से बनाना है, इस तरफ से नहीं, यहाँ से बनाना है। जैसे कि यहाँ बनाकर दिखाया गया है, 1 और 0 को लेकर पहली जोड़ी पर ऐसे मार्किंग कर दिया है, फिर 8 और 9 कर दूसरी जोड़ी पर मार्किंग कर दिया गया। ये ऐसा मार्किंग हो जाने पर अब हम बाईं तरफ का पहला समूह, मार्किंग हम दाईं ओर से कर रहे हैं और फिर भाग देने के समय हम बाईं ओर का पहला समूह लेते हैं 98, और 98 के लिए नज़दीक आने वाले वर्ग की पहाड़ा पढ़ते हैं। तो इसमें नज़दीक वाली संख्या होगी 9। क्यों होगी? क्योंकि 9 9 81 होता है, तो 9 को यहाँ लिखना है और वो कितनी बार पढ़ रहे हैं? 9 बार पढ़ रहे हैं, वो ऊपर लिखना है। और 9 और 9 गुणा करके कितना आया? 81 आया, तो उसको नीचे लिखना है, माइनस करना है और ऐसा लाइन यहाँ हमें बना देना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया 7 आएगा यहाँ पर, और 9 में से 8 गया 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने गुणा में लिया था 9 9 81, उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो यही है तरीका, ये तरीका आप लोगों को याद रखना है। तो 9 धन 9 कितना हो गया? 18। इस तरफ हम जोड़ेंगे और इस तरफ भाग के नियम से माइनस करेंगे जो उसका गुणा करने पर आया था। अब 18 के बाद देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा गैप रखी हूँ, जगह रखी हूँ। क्यों रखी हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ संख्या भरना है। तो नई हमारी भाज्य संख्या क्या आएगी? ये घटाने पे आई, तो अगला जोड़ी हम इसके साथ उतार लेंगे, तो हमारी नई भाज्य वाली संख्या क्या बन गई? 1701।
और हमारा भाजक जो है वो अभी 18 नहीं है, उसके साथ हमें संख्या लेना है कि जिससे गुणे करने पर, जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया तो ये बन जाएगा 181। 181 में 1 का गुणा करेंगे तो 181 आएगा। फिर यहाँ अगर 2 लिया तो बन जाएगा 182। 182 में 2 का गुणा करेंगे और देखेंगे कि वो क्या इसके नज़दीक आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप रफ वर्क यहाँ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप पेंसिल उठा के यहाँ रफ वर्क करके देख सकते हो। यहाँ पे इकाई स्थान पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ 9 लगाती हूँ और 9 से ही गुणा करती हूँ तो 9 9 81 आएगा। 81 में इकाई स्थान 1 होता है। तो इससे हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये सही है। तो पहले यहाँ रफ के यहाँ पर मैं यहाँ गुणा करके देखती हूँ। 1 8 और 9 लगा दिया, फिर 9 से ही गुणा कर दिया तो 9 9 81 को 1 हासिल 8 आ गया। 9 8 72, 8 80 को 0 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, 1701 आ गया। ये हमारा इस तरफ हम रफ कर रहे हैं, रफ का भाग है। तो 1701 आ गया। तो मतलब यहाँ आपको 9 लगाना है, 9 से ही गुणा करना है और 9 ही हमारा ऊपर भागफल में जाएगा और ये हमारा 9 जोड़ने में काम आएगा। और जो हम गुणा किए तो गुणे करने पे क्या आ रहा है, 1701 आ रहा है, वो माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से ये 0 0 आ गया और यहाँ पे 9 9 18 आ गया, जोड़ के हासिल आ गया 1 9 और 1। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया है 9801 का वर्गमूल है 99। तो ये बड़ी संख्या, वर्ग वाली ही संख्या है लेकिन बड़ी है, तो इसको हम इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करना। और हमारा उत्तर सही है कि नहीं, इससे पता चल जाता है कि 99 का दुगना यहाँ पर आया है 198। नेक्स्ट मैंने जो सवाल ली हूँ, दशमलव वाली संख्या ली हूँ, वो है 141.61 का वर्गमूल ज्ञात करो और बताओ कि कितना आएगा। तो विधि लिखने का इस तरह से लिख दिया है। दशमलव वाला इसलिए लिया कि इसमें बताना ये है कि जो ये दशमलव के दाईं ओर का समूह अपना अलग बनेगा और बाईं ओर का समूह अपना अलग बनेगा और समूह में हम 2 अंकों को लेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंकों का मैंने समूह बना दिया। यहाँ पे 3 अंक है तो पहले 2 अंक का एक समूह और एक बच जाएगा अकेला। तो इस तरह से समूह का निशान बना दिया। अब पहला समूह जो है 1 है, तो उस 1 के लिए हमारी वर्ग वाली पहाड़ा क्या होगी, 1 होगी। तो 1 1 कम 1 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और 1 जी हाँ जोड़ने पर आ गया और लाइन खींच दिया, ये माइनस हो गया, 1 1 में से गया 0 और अगला समूह हमने 41 उतार लिया है और यहाँ पे जोड़ के 2 आ गया है। तो अब 2 के आगे हम क्या लगाएं, अगर हम शून्य लगाते हैं तो 20 होता है, उसमें शून्य का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 20 शून्य 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 वो नहीं बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर हम 1 लगाएं तो 21 हो जाएगा, 21 में 1 का गुणा करेंगे तो 21 1 कम 21 आएगा। और अगर हम 2 लगाते हैं तो ये 22 आएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब हमारा 1 यहाँ पे सही है। 1 ले लेने के बाद 1 ऊपर ही लिखेंगे, इसके बाद इसको जोड़ने में भी 1 लगाएंगे और क्या गुणा करने पर आता है, 21 1 कम 21 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आया, 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 20 आ गया। और इसके बाद हम ऊपर देख रहे हैं दशमलव है, तो दशमलव ऊपर लगा देंगे भागफल में और अगला जोड़ी है जो उतार लेंगे। तो ये हमारा नया भाज्य वाला संख्या आ गई, 2061 आ गई और यहाँ जोड़ देंगे, 21 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 22 और ये जगह हम खाली रखेंगे और सोचेंगे कि हमारे यहाँ क्या आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई स्थान 1 है, तो 1 होने से हमारा जो है 9 9 81, अगर हम गुणा करके देखें तो 9 9 81 होता है। 81 में इकाई स्थान 1 होता है। तो यहाँ हम रफ में गुणा करके देख सकते हैं कि 22 के साथ हम क्या लगाएंगे, 9 और 9 से ही हम गुणा करेंगे। तो ये हो गया 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 9 दूनी 18, 18 8 26 को 6 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, तो 2061 आ गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 9 और यहाँ पे 9 जोड़ने में भी जाएगा, 9 भागफल में आ जाएगा, 3 जगह हम लिखते हैं और जो गुणा आता है वो गुणा करके यहाँ लिखते हैं 2061
और ये आ गया 0 0 और उत्तर हो गया हमारा 141.61 का उत्तर आ गया है 11.9। तो इस तरह से ये हमने दूसरा भाग विधि से दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकाल कर दिखाया। और जब भाग करने में नीचे शेषफल शून्य आ रहा है तो इसका मतलब हमारी दी गई संख्या जो है वो कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तभी भागफल शून्य आ रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि भाग विधि का वर्गमूल जो हम ज्ञात करने का है सिर्फ हम पूर्ण वर्ग संख्या में ही लगाते हैं, ये हम अपूर्ण वर्ग संख्या में भी लगा के भाग विधि से वर्गमूल उसका लगभग उस संख्या तक ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा उसका एग्जाम्पल है 137 का वर्गमूल निकालो जो दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करो। तो इसका अगर ये लाइन लिख दिया है तो इसका मतलब दी गई संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या है, अंत में शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने रोक दिया है कि दशमलव के एक स्थान तक ही ज्ञात करो, क्योंकि उसका उत्तर तो आगे बढ़ते जाएगा, तो हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें एक स्थान तक निकालना। तो दशमलव के एक स्थान तक निकालने के लिए हमें अपनी संख्या में दशमलव लगाकर एक स्थान के लिए 2 अंकों का एक जोड़ी लेना होगा। तो हमें कौन सा अंक लेना होगा, हम अगर कोई और शून्य के अलावा अंक लेते हैं तो इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। शून्य के अलावा अंक क्या आता है, 1 आता है। अगर मैं 137.1 यहाँ लिखूँगी तो मान परिवर्तन हो जाएगा। तो 137.0 लिखने पर कोई मान परिवर्तन नहीं होता है। तो दशमलव लगाकर हम, जैसा कि मैं बोली, एक स्थान के लिए 2 शून्य लेना है, क्योंकि हम एक जोड़ी में 2 अंक लेते हैं। तो दशमलव के इस तरफ हमने एक जोड़ी बना दिया, दशमलव के बाईं तरफ हम एक जोड़ी बना देंगे और भाग की क्रिया शुरू करेंगे। पहला भाग का पहाड़ा हम 1 से पढ़ते हैं, 1 1 कम 1, माइनस में भी और प्लस में भी 1 लिखेंगे। इधर 2 हो गया, इधर शून्य आ गया। दूसरा जोड़ी हम 37 उतार लेते हैं। अब 37 के लिए हम यहाँ पर शून्य लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 शून्य शून्य, 21 लेंगे, 2 1 लगाएंगे तो 21 1 कम 21 हो जाएगा। और 22 लेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाए, 44 बड़ी हो गया तो 1 ही लेंगे हम, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पे गुणा करके 21 और माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर हमारा उत्तर क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 1। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दशमलव है तो दशमलव ऊपर लग जाएगा। और अगला जोड़ी है यहाँ पर 1600 है और ये हमारा 22 हो गया। ये स्थान हमारा खाली रखा है हमने अंक सोचने के लिए। तो अब हम कौन सा अंक लेंगे, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि अगर हम यहाँ पर 8 लगाते तो 8 दूनी 16, जो भी गुणा करेंगे वो 1600 के ऊपर ही जाएगा। तो हम 7 लगा कर देखते हैं, 22 में अगर 7 लगाते तो 227 हो जाता है और 7 का गुणा करें तो 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 को 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। तो 1589 आ रहा है जो लगभग इसके नज़दीक है। तो हमने ये अंक यहाँ लिख लिया, हमने लगाया था 7, 7 ऊपर भी जाएगा, 7 में जो भी हम अंक लेते हैं 3 बार लिखते हैं और इसको फिर घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर आ गया 9 में से 8 गया 1, 5 में से 5 शून्य और 0। तो इस तरह से हमारा जो है शेषफल जो शून्य नहीं आया और हमने दशमलव के एक स्थान तक उत्तर भी निकाल लिया। तो 137 का वर्गमूल है 11.7। लगभग आपका एग्जैक्ट तो नहीं आया है, तो हम 137 लगभग इसका उत्तर आता है 11.7। एग्जैक्ट उत्तर हमारा ये है, बराबर लिखा है हमने। और जब एग्जैक्ट फुल इसका शेषफल शून्य नहीं आया तो ये हम लगभग करके लिख सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आएगा। इसको फेयर बुक में लिख लेना, गणित के जो 8वीं का 200 पेज का फेयर नोटबुक बनाया है उसी में लिखना है। मैं 4 सवाल ली थी ऊपर, उसमें से चौथा आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग करके मुझे दिखाना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला भाग जो है वो 8वीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। 8वीं में आएगा
पाठ बैजिक व्यंजक राशियों का गुणनफल ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात करना। तो बैजिक व्यंजक क्या होते हैं वो 7वीं में तुमने पढ़ा था, तो इसलिए उसको भूलना नहीं है, उसको याद दिलाने के लिए मैंने इसे सूत्र के रूप में आप लोगों के लिए लिखा है। आपको ये नोटबुक में लिख लेना है। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ, क्या है या अभी आपके लिए नया नहीं है, आप लोग ये सब जानते हो। तो 1 2 3 इत्यादि ये सब संख्याएं हैं तथा ABC XYZ PQR LMN जो ए से लेके जेड तक की राशियाँ, ये सब हम गणित में चरांक कहते हैं। और 1 2 3 4 को 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, संख्याएं हैं। इन दोनों को मिलाकर जो नई राशि प्राप्त होती है वो बैजिक व्यंजक कहलाती है। उदाहरण के रूप में जैसे देखो 3n धन 1 लिखा है, 3t लिखा है, 2x धन 5y लिखा है, 2 कोष्टक में l धन b लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें संख्या भी है और चरांक भी है और इनको जोड़ घटाकर एक नई राशि बनी है, नई व्यंजक बनी है। इसी को बैजिक व्यंजक कहते हैं, जिसमें n t y l b x ये चरांक है और 3 2 5 ये सब चरांकों के क्या हैं, गुणांक हैं। तो अगला हम भाग देखेंगे 17वें में चरांक का गुणांक क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, दिए गए बैजिक व्यंजक चरांक के साथ जो गुणे में संख्या होती है वही उस चरांक का गुणांक कहलाती है। यानी जो बैजिक व्यंजक दिया है उसमें जो चरांक है और चरांक के साथ जो गुणे में संख्या होती है वो संख्या चरांक का गुणांक कहलाती है। जैसे हमारा 3x जो है वो बैजिक व्यंजक है, x चरांक है, 3 संख्या है, तो 3 जो है वो x में गुणे के साथ है, इसलिए जो 3 है ये x का गुणांक कहलाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो व्यंजक है -15t है, t चरांक है, -15 संख्या है, लेकिन ये गुणे में है तो -15 या t का गुणांक कहलाएगा। तो ये था हमारा चरांक का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट हम बैजिक व्यंजक के प्रकार पढ़ेंगे। 4 प्रकार होते हैं, ये 7वीं में तुम पढ़े हो। यहाँ परिभाषा के साथ उदाहरण के साथ मैं बता रही हूँ, आपको लिखते जाना है। एक पदी व्यंजक, एक पद वाले व्यंजक को एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया 4x 5/6m ऋण 7 इत्यादि। दूसरा है द्विपद व्यंजक, 2 पद वाले व्यंजक को द्विपद व्यंजक कहते हैं। इसमें 2 पद पाए जाते हैं, 2x ऋण 3y, 2l धन 2b, 3m ऋण 5m वर्ग n इत्यादि। ये इसमें हम जो भी बैजिक व्यंजक देखे एक ही पद था, इसमें हम बैजिक व्यंजक देख रहे हैं, इसमें 2 पद है, एक पद 2, एक 2, एक और 2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला इसके भाग पर हम जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रकार देखते हैं, क्योंकि 18वें के हमारे 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला दूसरा देख लिए है। तो अगला हम भाग देखने जा रहे हैं। तीसरा जो भाग है त्रिपद व्यंजक। त्रिपद व्यंजक ऐसे व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद व्यंजक कहते हैं। उदाहरण a धन b धन c, कॉमा दूसरा उदाहरण x वर्ग -5x धन 6 इत्यादि। यह 3 पद के व्यंजक है, क्योंकि इसमें 3 पद पाए जा रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, गिनती से पता चल जाता है ये व्यंजक है। व्यंजक इसलिए है क्योंकि इसमें चरांक भी है और संख्या भी है, इसलिए ये व्यंजक है। अब नेक्स्ट चौथा जा रहे हैं बहुपद व्यंजक। ऐसा व्यंजक जिसमें 4 या 4 से अधिक पद हो उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। उदाहरण a का घन -3 a वर्ग b धन 3 a b वर्ग -b का घन। इसमें 4 पद हैं और चारों पद में व्यंजक अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए ये बहुपद 4 या 4 से अधिक पद को हम बहुपद व्यंजक कहते हैं। ये जो पद यहाँ दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, 5 गिन लिए, 4 या 4 से अधिक है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद व्यंजक कहलाएगा। आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, ये होमवर्क का उत्तर आप लोगों को फेयर में भी लिखना है, और साथ में आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पहला नंबर डालना है। और ये व्यंजक का कौन सा प्रकार है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, वो लिखना है। दूसरा एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद कौन सा है वो लिखना है। तीसरा एक पद, द्विपदी, त्रिपद या बहुपद है, उसमें से वो उत्तर लिखना है। पहले का जो आएगा उत्तर, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से लिखना है। और नेक्स्ट हम 19वें पे चलते हैं। 19वां हमारा ये कहता है कि बैजिक व्यंजक सजाती पदों वाले भी होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ
लाइक टर्म्स, यानी उनके पदों के चरांकों के घातांक समान हो और चरांक भी समान हो तो वो सजातीय पदों वाले व्यंजक व्यंजक होते हैं। ऐसे व्यंजक व्यंजक जिसमें स्थित पदों के चरांक तथा उनके घातांक समान हो उसे सजातीय पद वाले वैजिक व्यंजक कहते हैं। उदाहरण -3x -8x +5x -2p का वर्ग धन 7p का वर्ग इत्यादि। ये हमारे सजातीय पदों वाले व्यंजक हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दिया x है सबका घातांक क्या है? समान है। यहाँ पे p वर्ग है घातांक समान है, चर भी समान है, इसलिए ये सजातीय पद वाले व्यंजक हैं। विजातीय पद वाले वैजिक व्यंजक क्या है? ऐसे वैजिक व्यंजक जिसमें स्थित पदों के चरांक तथा उनके घातांक असमान हो, मतलब जो चरांक है वो भी असमान हो और चरांकों के घातांक भी असमान हो तो उसे विजातीय पद वाले वैजिक व्यंजक कहते हैं। उदाहरण में 3x धन 7y ऋण 2xyz या फिर 17a वर्ग b वर्ग धन 16c इत्यादि इत्यादि। जो इसमें हम ध्यान दिए जो चरांक है वो अलग अलग है, यहाँ चरांक समान थे उनका घातांक भी समान, यहाँ चरांक अलग अलग हो रहे हैं उनका घात भी अलग हो रहा है, इसलिए ये विजातीय पद वाले व्यंजक व्यंजक हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने यहाँ 20 तक पढ़ लिया है। अगला हम रिवीजन का भाग पार्ट 3 में देखेंगे, उसमें हमारा रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो बच्चों इसको अच्छे से लेकर याद करके रोज़ आपको ऑडियो ओरल बनाकर भेजते रहना है। थैंक यू।